स्टॉक मार्केट कोड फॉर इंटरमीडिएट के 7th पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर पियोट्रोस्की के रूल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मिस्टर पियोट्रोस्की के पहले 3 क्राइटेरियाज के बारे में बात की थी। उनके टोटल 7 क्राइटेरियाज है, तो आज हम बाकी के 4 क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि मिस्टर पियोट्रोस्की का तीसरा क्राइटेरिया था कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। और उनका 4th क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगा और नेट प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। चलो देखते हैं। सो अगर आप टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो वो है 28,593 करोड़, और अगर आप टीसीएस का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो है 31,562 करोड़, जिसका मतलब है कि टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस उसके नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं है। यानी मिस्टर पियोट्रोस्की के इस क्राइटेरिया में टीसीएस फेल हो रही है। पियोट्रोस्की का ये जो चौथा क्राइटेरिया है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देते हैं। यानी कंपनी अगर पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट कमा रही है तो वो नेट प्रॉफिट कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर दिख रहा है या नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जरूर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं 5th क्राइटेरिया की। 5th क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का इस साल का लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो से कम होना चाहिए। चलो तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो का फॉर्मूला क्या है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। चलो तो हम टीसीएस का ही लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो निकालते हैं। पहले निकालते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 का। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट था 44 करोड़। यहाँ आप नॉन करंट लायबिलिटीज में बोरोइंग्स देख सकते हो, यही कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट होता है। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस के टोटल नॉन करंट एसेट्स थे 22,812 करोड़ और टोटल करंट एसेट्स थे 92,131 करोड़। तो इनकी टोटल होती है 1,14,943 करोड़। तो ये है कंपनी का टोटल एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 44 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,14,943 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.03%। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस का लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो है 0.03%। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की। फाइनेंशियल ईयर 2018 में टीसीएस की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 54 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी के टोटल नॉन करंट एसेट्स थे 25,072 करोड़ और कंपनी के करंट एसेट्स थे 81,224 करोड़, जिनकी टोटल होती है 1,06,296 करोड़। सो लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 54 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज 1,06,296 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05%। तो जैसे कि मिस्टर पियोट्रोस्की का 5th फॉर्मूला है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो उसके पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो से कम होना चाहिए, वो चीज टीसीएस के लिए लागू हो रही है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस का लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो 0.03% था और फाइनेंशियल ईयर 2018 में 0.05%। देखो, किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट रेशो जितना कम उतना बढ़िया। सो अगर आप जनरल एनालिसिस भी कर रहे हो तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो कम ही होना चाहिए, जितना कम उतना बेहतर। उसके बाद अब बात करते हैं मिस्टर पियोट्रोस्की के 6th क्राइटेरिया की, जो कहता है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर पिछले साल के एसेट टर्नओवर से ज्यादा होना चाहिए। चलो तो देखते हैं कि एसेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स मतलब उस साल के शुरुआत के टोटल एसेट्स और उस साल के एंडिंग के टोटल एसेट्स, इन दोनों का एवरेज, या आप सिंपली टोटल एसेट भी ले सकते हो। चलो तो टीसीएस का ही एसेट टर्नओवर निकालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस का रेवेन्यू था 1,46,463 करोड़ और टीसीएस के टोटल एसेट्स थे 1,14,943 करोड़, जिसके बाद टीसीएस का एसेट टर्नओवर निकल के आता है 1.27। अब बात करते हैं टीसीएस के फाइनेंशियल ईयर 2018 के एसेट टर्नओवर की। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में टीसीएस का रेवेन्यू था 1,23,104 करोड़ और टीसीएस का टोटल एसेट्स था 1,06,296 करोड़। सो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज 1,23,104 डिवाइडेड बाय 1,06,296 इज इक्वल टू 1.15। तो जैसे कि 6th क्राइटेरिया में लिखा है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर उसके पिछले साल के एसेट टर्नओवर से ज्यादा होना चाहिए, और टीसीएस के केस में वैसा ही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस का एसेट टर्नओवर 1.27 था
जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 1.15 था। तो इसी तरह आपको एसेट टर्नओवर निकालना है और 6 क्राइटेरिया चेक करना है। उसके बाद आता है पियोट्रोस्की का 7th और लास्ट क्राइटेरिया, जो कहता है कि कंपनी की ग्रॉस मार्जिन पिछले साल की ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालते हैं इसे देखते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू होता है उसमें से अगर आप COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपको कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स से कि किसी कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ और कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कंपनी की उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने की और मार्केटिंग वगैरह करने की जो कॉस्ट है वो सारी मिलाकर 30 करोड़ है। तो उसके बाद कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 70 करोड़, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज रेवेन्यू जो कि 100 करोड़ हमने अज्यूम किया है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 30 करोड़ इज इक्वल टू 70 करोड़। तो 70 करोड़ यहाँ पर हो गया कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू के 70% है, इसलिए कंपनी की ग्रॉस मार्जिन हो गई 70%। तो इसी तरह आपको ग्रॉस मार्जिन निकालनी है, यानी आपको ये निकालना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू के कितना % है। तो ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए आपको जाना होगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में TCS का रेवेन्यू था 1,46,463 करोड़। और फिर यहाँ एक्सपेंस साइड में आप देख सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी एम्प्लॉयज की सैलरीज और अदर बेनिफिट्स और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपके मेन 2 ही कॉस्ट होते हैं, इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में से ये 2 चीजें आप माइनस कर दोगे तो आपको कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलो TCS का फाइनेंशियल ईयर 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो रेवेन्यू that is 1,46,463 crore minus employee benefit expenses that is 78,246 crore minus cost of equipment and software licenses that is 2,270 crore is equal to 65,947 करोड़। तो यह है TCS का फाइनेंशियल ईयर 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो 65,947 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू का यानी 1,46,463 करोड़ का 45% है। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में TCS की जो ग्रॉस मार्जिन थी वो थी 45.02%। चलो तो अब सेम चीज फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1,23,104 करोड़ माइनस कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दैट इज 66,396 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस दैट इज 2,700 करोड़ इज इक्वल टू 54,008 करोड़। चलो अब देखते हैं कि 54,008 करोड़ कंपनी के टोटल रेवेन्यू यानी 1,23,104 करोड़ के कितना परसेंटेज है। तो ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करने पर आपको पता चलेगा कि 54,008 करोड़ 1,23,104 करोड़ के 43.8% है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 में TCS की ग्रॉस मार्जिन थी 43.8%। तो मिस्टर पियोट्रोस्की का फॉर्मूला कहता है कि कंपनी का इस साल का ग्रॉस मार्जिन पिछले साल के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए और TCS के केस में वही हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में TCS की ग्रॉस मार्जिन 45% थी, जबकि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 43.8% थी। तो ये थे मिस्टर पियोट्रोस्की के 7 क्राइटेरियाज। अगर आपको उनकी मेथड फॉलो करनी है तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो ये सातों के सातों क्राइटेरियाज क्लियर करे। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया में वो कंपनी नहीं बैठती है तो मिस्टर पियोट्रोस्की के अनुसार वो कंपनी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कई सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स की मेथडोलॉजीज देखी, जिसमें हमें पता चला कि एनालिसिस करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारे रेशोज, काफ़ी सारा बाकी एनालिसिस भी करना होता है। तो आप भी जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, पूरा डिटेल एनालिसिस करिए, चाहे उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर से मिस्टर पियोट्रोस्की की मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी। ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।